Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our channel named Proud NCC। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम का एक और मॉडल पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इस मॉडल पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि एनसीसी कैडेटों द्वारा अपने बैरे पर पहने जाने वाला जो हैकल होता है उसका रंग क्या होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द हैकल worn by the एनसीसी कैडेट ऑन देयर बैरे। तो बैरे जो कैप एनसीसी के कैडेट पहनते हैं उसको बैरे बोला जाता है और उस पर जो हैकल होता है वो रेड कलर का होता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड कलर का जो है वो हैकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियमित परेड के दौरान एनसीसी कैडेट आधिकारिक तौर पर अपने सिर के ऊपर कौन सा वस्त्र पहनते हैं। विच आइटम ऑफ क्लोथिंग डू एनसीसी कैडेट ऑफिशियली वियर ऑन देयर हेड्स ड्यूरिंग रेगुलर परेड्स। तो रेगुलर परेड्स में जो है मैंने अभी बताया आपको कि बैरे यानी कि कैप जो है वो पहनते हैं। रेगुलर परेड में टर्बन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो सिख कैडेट्स होते हैं उनको अलाउड होती है। बाकी सभी बैरे या फिर कैप हम बोलते हैं, नॉर्मली एनसीसी के लैंग्वेज में उसको बैरे बोला जाता है, बैरेट बोला जाता है, तो वो पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एनसीसी के उस शिविर का क्या नाम है जहां कैडेट पहाड़ी क्षेत्रों में पैदल यात्रा करने जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एनसीसी कैंप वेयर कैडेट गो वॉकिंग इन द माउंटेन रीजन्स। आपको कोशिश करनी है कि आपको साथ के साथ जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको पता लगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है और फाइनली मुझे बताना भी है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, आरडीसी जो कैंप होता है वो तो रिपब्लिक डे कैंप होता है जो कि दिल्ली के अंदर होता है जनवरी महीने में। एटीसी एनुअल ट्रेनिंग कैंप हो गया। ट्रैकिंग कैंप हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बीएससी जो कैंप है इसकी फुल फॉर्म होती है वायु सैनिक कैंप और ये सिर्फ और सिर्फ एयर विंग कैडेट्स के लिए होता है। जैसे टीएससी थल सैनिक कैंप होता है जो आर्मी विंग कैडेट्स के लिए होता है। एनएससी नौ सैनिक कैंप होता है नवल विंग कैडेट्स के लिए। और वीएससी वायु सैनिक कैंप जो होता है वो एयर विंग कैडेट्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों के माध्यम से एनसीसी का उद्देश्य युवाओं को क्या बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। थ्रू वेरियस ट्रेनिंग एक्टिविटीज एनसीसी एम्स टू ट्रेन द यूथ व्हाट। डॉक्टर्स बनाती है एनसीसी, पॉलिटिशियन बनाती है, एक्टर्स बनाती है, या फिर गुड एंड डिसिप्लिन सिटीजन बनाती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, गुड एंड डिसिप्लिन्ड सिटीजन, अच्छे और अनुशासित जो है नागरिक बनाती है एनसीसी। तो ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एनसीसी में शामिल होते समय एक छात्र को यह साबित करने के लिए कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है कौन सा दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य है। विच डॉक्यूमेंट इज स्ट्रिक्टली मैंडेटरी फॉर ए स्टूडेंट टू सबमिट व्हेन ज्वाइनिंग एनसीसी टू प्रूव दे आर फिजिकली फिट। तो फिजिकली फिट है इस बात को प्रूव करने के लिए जो है वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो जमा कराना पड़ता है। आप जब एनसीसी ज्वाइन करेंगे तो आपसे भी जो मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस है वो मांगा जाएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो मांगा जाएगा और ये आपको ये साबित करने के लिए है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। कॉलेजों में एनसीसी प्रभागों की संरचना में एसडी का क्या अर्थ होता है। क्या है एसडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो एनसीसी की अगर हम बात करें तो उसमें एक तो जेडी होता है जूनियर डिवीजन जो कि स्कूल लेवल पे होता है, और एक होता है एसडी यानी कि सीनियर डिवीजन जो कि कॉलेज लेवल पे होता है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की फुल फॉर्म हो जाएगी एसडी की। यहीं पे अगर आपसे जेडी की फुल फॉर्म पूछी जाती तो वो जूनियर डिवीजन हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। How many years of training does it typically take to complete एनसीसी सर्टिफिकेट कोर्स। एनसीसी सी सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम को पूरा करने में आमतौर पर कितने साल का प्रशिक्षण लगता है। तो देखो, जब आप कॉलेज के अंदर एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट ईयर आपकी ट्रेनिंग होती है, आपका कोई एग्जाम नहीं होता। सेकेंड ईयर की ट्रेनिंग के बाद में आपका बी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है और जब आप बी सर्टिफिकेट में पास हो जाते हैं तो थर्ड ईयर में आपका सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है। तो इसीलिए एनसीसी सर्टिफिकेट में अब जो है वो 3 साल की ट्रेनिंग लगती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन है कि किस महान भारतीय योद्धा राजा ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ प्रसिद्ध गुरिल्ला युद्ध
यानी कि छापामार की जो रणनीति है उसका जो है इस्तेमाल किया था। विच ग्रेट इंडियन वॉरियर किंग फेमसली गुरिल्ला वारफेयर हिट एंड रन टैक्टिक्स अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर के खिलाफ जो गुरिल्ला युद्ध फेमस किया था वो किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड फाइनली इंडिया फाइनली गेट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। भारत ने अंततः किस वर्ष में ब्रिटिश शासन से जो है वो आजादी प्राप्त की। तो भारत जो आजाद हुआ था वो आप सभी को पता है 1947 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत देश जो है वो आजाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी नेताजी के रूप में किसे व्यापक रूप से और सम्मान पूर्वक जाना जाता है। तो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज की स्थापना वैसे मोहन सिंह भाकना ने की थी, लेकिन जो फेमस है आजाद हिंद फौज को लेके वो है सुभाष चंद्र बोस जी, और इन्हीं की जो है नेताजी के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेताजी के रूप में सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। महात्मा गांधी जी उपाधि है महात्मा, जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, और भगत सिंह जी तो भगत सिंह जी हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम से जाना जाता है भगत सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वार वन जो है वो किस वर्ष हुआ था। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार टुक प्लेस। तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेके 1918 तक हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1914 से लेके 1914 से लेके 1918 तक 18 तक, और दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से लेके 1945 तक हुआ था। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। दोनों की डेट जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। दोनों वर्ल्ड वॉर की डेट आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि द हिस्टोरिक मोन्यूमेंट गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई वाज बिल्ट वेलकम विच विजिटिंग ब्रिटिश मोनार्क। मुंबई में ऐतिहासिक स्मारक गेटवे ऑफ इंडिया, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई के अंदर सिचुएटेड है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल बनाया गया है और आपसे ये पूछा गया है कि जो गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई के अंदर सिचुएटेड है वो बनाया गया था एक ब्रिटिश सम्राट के स्वागत में। तो वो ब्रिटिश सम्राट कौन सा था जिसके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। तो वो था किंग जॉर्ज पंचम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, किंग जॉर्ज फाइव या किंग जॉर्ज पंचम। वेयर इज द फेमस सेलुलर जेल हिस्टोरिकली नोन एज द काला पानी ब्लैक वाटर लोकेटेड। इतिहास में एक जेल है भाई काला पानी भेज दिया, सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि वो जो काला पानी या सेलुलर झील है वो कहाँ पर, सेलुलर जेल जो है वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। बड़ी ही फेमस जो है वो जेल है, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, कैपिटल क्या है। साथ के साथ आपके लिए क्वेश्चन है कि इस समय पर भारत में कितने स्टेट है और कितनी यूटी है, यानी कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो बनता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग ये पूछा जा रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों की कौन सी शाखा सुखोई और तेजस जैसे लड़ाकू जेट का उपयोग करती है। यानी कि विच ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यूजेस फाइटर जेट्स लाइक द सुखोई एंड तेजस। तो सुखोई और तेजस फाइटर जेट है, फाइटर जेट जो है वो यूज करती है इंडियन एयरफोर्स। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना है वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसीलिए एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आर्मी डे अगर आपसे पूछा जाए तो वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेवी डे जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द मेन कलर ऑफ द रेगुलर कॉम्बैट यूनिफॉर्म वर्न बाय द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना द्वारा पहने जाने वाली नियत लड़ाकू वर्दी का मुख्य रंग क्या होता है। तो लड़ाकू वर्दी की यहाँ पे बात हो रही है, और इंडियन आर्मी की जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म होती है वो नॉर्मली होती है ओलिव ग्रीन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। इंडियन नेवी की जो जनरल यूनिफॉर्म होती है वो व्हाइट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मिलिट्री टर्म्स में व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सबमरीन।
पनडुब्बी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पनडुब्बी क्या आसमान में उड़ती है? नहीं, पनडुब्बी आसमान में तो नहीं उड़ती। तो क्या करती है पनडुब्बी? रेगिस्तान में चलती है? नहीं। जमीन से रॉकेट दागती है? नहीं। समुद्र के पानी के नीचे चलती है? बिल्कुल सही। मूविंग अंडर वाटर इन दी, समुद्र के पानी के नीचे चलती है, पता भी नहीं चलता कि यहाँ से सबमरीन जा रही है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज द प्राइमरी हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन नेवी लोकेटेड? भारतीय नौसेना का प्राथमिक मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाहे आपसे इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर पूछा जाए, नेवी का हेडक्वार्टर पूछा जाए, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर पूछा जाए, या फिर एनसीसी का हेडक्वार्टर पूछा जाए, आंसर एक ही है, वो है नई दिल्ली। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली यहाँ पे सही जवाब। विच इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल इज नेम्ड आफ्टर द हिंदू गॉड ऑफ फायर? किस भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम हिंदू अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है? नाम से ही पता लग रहा है, अग्नि जो मिसाइल है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय सेना में एक सैनिक का सबसे बुनियादी प्रवेश स्तर यानी कि एंट्री लेवल क्या होता है? जब भी कोई इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है, तो जब सबसे बेसिक लेवल के ऊपर ज्वाइन करता है, अगर आप आर्मी अग्निवीर ईडी के थ्रू जाते हैं तो क्या बनते हैं? तो देखो, जाते ही आप ना तो कर्नल बन जाते हैं, ठीक है, ना ही आप जनरल बन जाते हैं, ना ही आप मेजर बन जाते हैं। आप स्टार्टिंग में जब लगते हैं तो सिपाही लगते हैं, अगर आप नॉन ऑफिसर एंट्री से जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑफिसर एंट्री से जा रहे हैं, यानी कि एनडीए क्लियर करके जा रहे हैं, सीडीएस क्लियर करके जा रहे हैं, या फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री से जा रहे हैं, तो ऑफिसर रैंक के अंदर जो सबसे पहली रैंक होती है वो होती है लेफ्टिनेंट। आप एनडीए क्लियर करने के बाद, सीडीएस क्लियर करने के बाद, या फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू एसएसबी क्लियर करने के बाद लेफ्टिनेंट लगते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या कहता है कि किस प्रसिद्ध भारतीय नेता और समाज सुधारक को बाबा साहब के नाम से जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। व्हाट इज द एंशियंट एंड हिस्टोरिकल नेम ऑफ द मॉडर्न सिटी ऑफ पटना? आधुनिक शहर जो पटना है उसका प्राचीन और ऐतिहासिक नाम क्या था? पटना का प्राचीन और ऐतिहासिक नाम था पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए सही जवाब है। काशी जो है वो वाराणसी और काशी एक ही बात है, ठीक है। अयोध्या और यहाँ पे इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ दिल्ली के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पर 22, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 22वां। सिद्धार्थ गौतम यानी कि भगवान बुद्ध ने किस प्रमुख विश्व धर्म की स्थापना की थी? तो सिद्धार्थ यानी कि भगवान बुद्ध ने जो स्थापना की थी वो की थी बुद्धिज्म की। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक भाषण किसने दिया था? हु गेव द फेमस हिस्टोरिकल स्पीच, who gave the famous historical speech known as the Tryst with India on the evening of India's independence? जब भारत आजाद हुआ था तो उस इंडिपेंडेंस की इवनिंग के ऊपर ये जो फेमस भाषण दिया था, भाषण का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये किन्होंने दिया था? तो ऑब्वियस सी बात है, ये दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24, हु वाज द फेमस ब्लाइंड पोएट ऑफ इंडिया हु कंपोज द ग्रेट लिटरेसी वर्क सूरसागर? भारत के वह प्रसिद्ध नेत्रहीन कवि कौन थे जिन्होंने महान साहित्यिक कृत सूरसागर की रचना की? तो वो की थी सूरदास जी ने। तो ऑप्शन डी सूरदास जी ने। क्या है? कालिदास की अगर पूछे अभिज्ञान शकुंतलम, कबीरदास की जो है वो है कबीर के दोहे फेमस है, और तुलसीदास जी की क्या फेमस है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तुलसीदास जी की आपको रचना बतानी है जो सबसे ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन बनता है हमारा 25, मनुष्य सामान्य रूप से अपने फेफड़ों से कौन सी अपशिष्ट गैस बाहर निकालते हैं, सांस में छोड़ते हैं? विच गैस डू ह्यूमन नॉर्मली एक्सहेल? एक्सहेल मतलब होता है बाहर निकालना, फ्रॉम देयर लंग्स, अपने फेफड़ों से। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं नॉर्मली। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज क्लोजेस्ट टू द सन? हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है वीनस, मरकरी, मार्स या फिर अर्थ। शुक्र, बुध,
मंगल या फिर पृथ्वी? आपको सही जवाब यहाँ पे बताना है। तो पृथ्वी के जो सन के सबसे पास बढ़ेगा वो बढ़ेगा बुध ग्रह, यानी कि मरकरी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। मार्स को हम जानते हैं रेड प्लेनेट के नाम से, यानी कि लाल ग्रह के नाम से मार्स को जाना जाता है। अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, ब्लू प्लेनेट के नाम से अर्थ को जाना जाता है। और वीनस जो है वो सिमिलर टू जो है अर्थ के है बहुत सारी चीजों के अंदर, इसीलिए इसे अर्थ की जो है सिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम कॉल्ड? विज्ञान में परमाणु एटम के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? तो एटम के जो मध्य में होता है, परमाणु के जो मध्य में होता है उसे न्यूक्लियस यानी कि नाभिक कहते हैं। इस तरीके से ये नाभिक होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं बाहर इसके। क्या ये परमाणु होता है? और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बातें भी आपको याद रखनी है, अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इनको भी अटेम्प्ट कर पाए। बेसिक बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28। विच एसेंशियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरीफाइंग ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन? मानव शरीर में कौन सा आवश्यक अंग रक्त को शुद्ध करने और यूरिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है? तो रक्त को शुद्ध करने का काम होता है किडनी का, और किडनी गुर्दे, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी, प्योरीफाई करने का काम किडनी का होता है। ब्रेन का आपको काम पता है, लंग्स का काम हवा लेना और छोड़ना, और हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। क्वेश्चन नंबर 29। भौतिकी में एडियाबैटिक प्रक्रिया के दौरान उष्मा हस्तांतरण यानी कि हीट ट्रांसफर किस मूल्य पर स्थिर रहता है? इन फिजिक्स ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 29। द हीट ट्रांसफर रिमेन कांस्टेंट एट व्हाट वैल्यू? तो एडियाबैटिक के अंदर जो हीट जो है ना वो जीरो पे कांस्टेंट रहता है। किस पे कांस्टेंट रहता है? जीरो पे कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। सामान्य परिस्थितियों में सेल्सियस पैमाने पर शुद्ध पानी का क्वथनांक यानी कि उबलने का बिंदु कितना होता है? सेल्सियस में पूछा है, फारेनहाइट में नहीं पूछा। अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर? तो उबलने का जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जमने का पूछा जाता, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाता, तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर करवाए हैं और उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगर आप इस बार एनसीसी का एंट्रेंस एग्जाम या भर्ती परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं या आगे भी कभी देने वाले हैं, तो इस जो प्लेलिस्ट है इसको जरूर देखें। अगर आप सिर्फ इस प्लेलिस्ट को देख के जाते हैं तो आप एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, उनके कमेंट्स मैंने देखे हैं और उसी के बेस पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपको इसमें से एज इट इज क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां पे मैं पीडीएफ्स वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस सही जवाब जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विच सिटी इन पंजाब इज वर्ल्ड फेमस फॉर द ब्यूटीफुल गोल्डन टेम्पल? पंजाब का कौन सा शहर खूबसूरत स्वर्ण मंदिर के लिए फेमस है? तो स्वर्ण मंदिर जो है आपको पता है वो है अमृतसर के अंदर। इसे हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बाघा बॉर्डर कहाँ पे है, तो वो भी यहीं पे है। अगर आपसे पूछा जाए जलियांवाला बाग कहाँ पे है, तो वो भी अमृतसर के अंदर ही है। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल को बैसाखी वाला दिन था। बैसाखी के दिन वो जो दुखद घटना है वो हुई थी। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको सारी याद रखनी है जो मैं साथ के साथ बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल है हमारा मैंगो यानी कि आम। नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव अगर आपसे पूछा जाता है तो वो है गंगा डॉल्फिन। अगर नेशनल एनिमल पूछा जाता है तो वो हो जाएगा हमारा बंगाल टाइगर। ठीक है, और बांग्लादेश का नेशनल एनिमल भी बंगाल टाइगर है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपसे नेशनल हेरिटेज एनिमल पूछा जाता है, राष्ट्रीय विरासत पशु, तो वो उसका आंसर हाथी है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ब्यूटीफुल सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर इट्स बैकवाटर एंड हाउस बोट्स? भारत का कौन सा खूबसूरत दक्षिणी राज्य अपने बैकवाटर और हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है? तो बैकवाटर के लिए जो प्रसिद्ध है वो है केरल।
और केरल को जो है गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जानते हैं, गॉड्स ओन कंट्री के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लिटरेसी के मामले में भी पूर्णतः साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य है भारत का। क्वेश्चन नंबर 34, ताजमहल जो है वो किस शहर में स्थित है? तो ताजमहल जो है वो है आगरा के अंदर है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे न्यू दिल्ली है, लेकिन साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि बांग्लादेश की राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो है ढाका। भूटान की राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो है थिम्पू। पाकिस्तान की राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो है इस्लामाबाद। और चाइना की राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो है बीजिंग। तो ये बातें आपको याद रखनी है। बांग्लादेश की करेंसी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो है टका। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया रुपया। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और चीन की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी। क्या तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कौन सा भारतीय त्योहार भाइयों और बहनों के बीच प्यार और सुरक्षा के बंधन को खूबसूरती से मनाता है? विच इंडियन फेस्टिवल ब्यूटीफुली सेलिब्रेट्स द बॉन्ड ऑफ लव एंड प्रोटेक्शन बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? तो obvious सी बात है, ये राखी का त्योहार है, तो रक्षाबंधन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। दिवाली दीपों का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है, और दशहरा जो है वो धर्म की अधर्म पर विजय का त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में हिंदुओं द्वारा किस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है? तो भारत में सबसे जो पवित्र नदी है वो है गंगा नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी भी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो गंगा नदी ही है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। गंगा नदी भारत से निकलने के बाद बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश से फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38। भारत के पश्चिमी तट के साथ कौन सा प्रसिद्ध बड़ा जल निकाय है? पश्चिमी तट के साथ आपसे पूछा गया है। तो ये मैप मैंने कई बार बनवाया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से अगर हम नीचे देखते हैं, ये हमारा श्रीलंका, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। और ईस्ट हमारा पूर्व हो गया, और इस साइड हमारी पड़ती है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और इधर ही हमारा पड़ता है अंडमान एंड निकोबार। इधर जो है वो अरब सागर पड़ता है, अरेबियन सी, अरब सागर पड़ता है। और इसी साइड हमारा पड़ता है लक्षद्वीप। क्या पड़ता है? लक्षद्वीप। और नीचे है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। तो आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा ये गया है कि पश्चिमी तट, पश्चिमी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिमी तट, और पश्चिमी तट पे अरब सागर आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे आप बताओ, इसको देख के बताओ कि पूर्वी तट की साइड क्या पड़ता है? पूर्वी तट की साइड, ठीक है। आप यह बताएं, आप ये भी बता सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी है वो कौन से तट पे पड़ती है, और जो हमारा इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर जो है वो कौन से तट पे पड़ता है भारत के। तो ये अगर आप इस मैप को अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप जो है इसका सही आंसर बता पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट हैज द फेमस थार डेजर्ट नियर द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान? इस भारतीय राज्य में पाकिस्तान की सीमा के पास में प्रसिद्ध थार रेगिस्तान है? तो थार रेगिस्तान गुजरात में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो किस प्रमुख जल निकाय में स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया, उसी के बेस पे आप बता सकते हैं। अंडमान और निकोबार जो है वो किस साइड पड़ता है? वो इस साइड पड़ता है, और इस साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो आपको पता लगा कि अगर हम चीजों को थोड़ा समझ के चलते हैं तो हमको फिर उनका रट्टा नहीं मारना पड़ता, हम इजीली उनका आंसर बता पाते हैं। तो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है 41 कि भारत का कौन सा छोटा तटीय राज्य पर्यटकों के बीच बागा, कलंकुट और जैसे समुद्र तटों के लिए अ, अत्यधिक प्रसिद्ध है? विच स्मॉल कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया, विच स्मॉल कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया इज हाईली फेमस अमंग द टूरिस्ट फॉर इट्स बीचेस लाइक बागा बीच एंड कलंगुट बीच? तो सबसे छोटा तटीय राज्य, छोटा ही जब बोला है तो गोवा ही है छोटा, तो ठीक है। एरिया वाइज सबसे छोटा है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। भूगोल में हम उस भूमि के टुकड़े को क्या कहते हैं जो ठीक तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है? तो तीन तरफ से जो पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं पेनिनसुला।
प्रायद्वीपीय, ऐसे कहते नहीं कि प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि जो नीचे वाला इंडिया, साउथ इंडिया को प्रायद्वीपीय भारत बोल देते हैं, या फिर पेनिनसुलर इंडिया भी बोल देते हैं। तो पेनिनसुला बोलते हैं तीन तरफ से जो वाटर से घिरा होता है। आइलैंड तो पूरा ही पानी में होता है। माउंटेन पीक तो बात अलग ही होगी, और रेगिस्तान तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर पेनिनसुला इज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। कोलकाता में जो हुगली नदी है उसके ऊपर कौन सा प्रसिद्ध संरचनात्मक पुल है? ठीक है, विच फेमस स्ट्रक्चरल ब्रिज इज लोकेटेड इन कोलकाता ओवर द हुगली रिवर? तो बताएं आप इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब आपको पता है, वो होगा हावड़ा ब्रिज। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, हावड़ा ब्रिज विल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री वाज फॉर्मरली नोन एज ईस्ट पाकिस्तान बिफोर 1971? 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान की तरफ से जनरल ए के नियाजी ने ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है उसके ऊपर साइन किए थे। उस समय पर भारत के जो आर्मी चीफ थे इंडियन आर्मी के, वो थे जनरल सैम मानेकशॉ। और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी जी। तो पाकिस्तान जब हारा तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। तो जो पूर्वी पाकिस्तान है उसका नाम हमने बांग्लादेश रखा मिलकर। ठीक है, तो बांग्लादेश एक नई कंट्री बनी। तो बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 45। कौन सा पड़ोसी देश समुद्र के पार भारत के ठीक दक्षिण में स्थित है? विच नेबरिंग कंट्री इज लाइज इमीडिएटली टू द साउथ ऑफ इंडिया? तो भारत के नीचे बिल्कुल हम देखते हैं कि क्या है, श्रीलंका है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 46। कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ प्रसिद्ध वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग साझा करता है? वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग यानी कि विच नेबरिंग कंट्री शेयर दी वाघा बॉर्डर विद इंडिया? तो वाघा बॉर्डर अमृतसर में पड़ता है और वहां पे लगता है भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर। तो पाकिस्तान हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 47। विच सुप्रीम डॉक्यूमेंट कंटेन्स द फंडामेंटल लॉ, रूल्स एंड राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया? किस सर्वोच्च दस्तावेज में भारत के नागरिकों के मौलिक कानून और अधिकार शामिल है? तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि भारत के संविधान में। ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में राज्य के मुख्यमंत्री सीएम का सामान्य तौर पर जो कार्यकाल होता है, टेन्योर जो होता है, वो कितने साल का होता है? तो सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रमुख के रूप में कौन कार्य करता है? हु एक्ट एज द इलेक्टेड हेड ऑफ द ग्राम पंचायत? तो इलेक्टेड हेड ऑफ द ग्राम पंचायत सरपंच होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे। ग्राम पंचायत की बात आएगी तो सरपंच हमारा सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी केंद्रीय संस्था पूरे भारत देश के लिए कानून बनाती है? विच सेंट्रल इंस्टीट्यूट लॉज फॉर द होल कंट्री? तो संविधान के जो कानून जो बनते हैं, लॉ जो बनते हैं, वो बनाती है संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट होता है। लोकसभा लोअर हाउस, ठीक है, और राज्यसभा अपर हाउस और प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला के जो है वो संसद बनती है। और संसद यानी कि पार्लियामेंट जो है वो बनाती है कानून। पार्लियामेंट बनाती है कानून। ठीक है, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 साल है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए साल है, और प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 वर्ष जो है वो मिनिमम एज होनी चाहिए। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।